हाँ जी बेटा, अब हम बात करते हैं सेल डिवीजन की। देखो, सेल डिवीजन एक पेरेंट सेल का अपनी डॉटर सेल का बनाना। क्या? एक पेरेंट सेल में डिवीजन हुआ और उसने अपनी डॉटर सेल बनाई, उसी को हम क्या नाम देते हैं? सेल डिवीजन। तो जो ये सेल डिवीजन होता है बेटा, ये 3 टाइप का होता है। ए माइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस। ए माइटोसिस दैट मीन्स डायरेक्ट सेल डिवीजन। साइंटिस्ट ने सेल के डिवीजन को 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। या तो सेल डायरेक्ट डिवाइड कर दे, या वो धीरे धीरे करके जब उसके अंदर डिवीजन होने लगे, और जब डिवीजन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट सेल डिवीजन। तो जो ए माइटोसिस होती है उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट सेल डिवीजन। ये डायग्राम देखो बेटा एक बार। जब एक सेल डिवाइड करती है, आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे डिवीजन होता है, कि सबसे पहले उसके जो न्यूक्लियर एनवलप रहता है, न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन रहती है, वो क्या हो जाती है? डिजोल्व हो जाती है। देन साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा, स्पिंडल्स बनेंगे। लेकिन अगर हम इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे, रेमेक करके साइंटिस्ट थे फ्लेमिंग, उन्होंने इसके बारे में बताया कि ना यहाँ पर क्रोमोजोम्स डिवाइड हो रहे, ना स्पिंडल। डायरेक्ट क्या होता है? ये देखो, जो न्यूक्लियस है बिना अपनी मेम्ब्रेन को ख़त्म किए 2 पार्ट में डिवाइड होना शुरू हो गया। और जैसे ही वो 2 पार्ट में डिवाइड होना शुरू करता है, बाद में जो सेल होती है वो भी। लेकिन इस सेल डिवीजन की एक कमी भी है, ना तो न्यूक्लियस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता, एक सेल में छोटा एक में बड़ा, मतलब कैसा भी हो सकता है। और इसके अलावा ना तो इसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन चलेगा किसी भी मटेरियल का। क्लियर? जो डिजीज सेल होती हैं, यानी कि कुछ सेल्स जिनमें डिजीज वगैरह हो गई, वो जो अफेक्टेड होती है, उनके अंदर भी हमें ए माइटोसिस देखने को मिलती है, बैक्टीरियल सेल्स वगैरह। क्लियर? नेक्स्ट जो सेल डिवीजन आता है वो आता है माइटोटिक, जिसको कि हम नाम देते हैं इक्वेशनल सेल डिवीजन। इक्वेशनल, एक बार ये डायग्राम देखो, ये एक सेल थी और इसने अपनी 2 सेल्स बना ली। एक सेल से 2 सेल बनी, एक ये पेरेंट सेल और ये 2 इसकी क्या है बेटा? डॉटर सेल। एक ऐसा सेल डिवीजन जहां पर जो सेल होती है, ईच मटेरियल ऑफ द सेल इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली। क्वालिटी और क्वांटिटी, अगर सेल का इतना साइज है तो डॉटर सेल्स बड़ी होके मैच्योर होके इतनी बनेंगी। इतना डीएनए है तो इतना ही। अगर 10 माइटोकॉन्ड्रिया इसमें है तो इसमें की भी दोनों सेल्स में 10-10 माइटोकॉन्ड्रिया। 50 राइबोसोम है तो इन दोनों के अंदर भी 50-50 ही राइबोसोम। यानी कि एक ऐसा सेल डिवीजन जहां पर सेल क्वालिटेटिवली क्वांटिटेटिवली सेम होती है अपनी डॉटर सेल। डॉटर सेल में सारी चीजें सेम रहेंगी जो कि उसकी पेरेंट सेल के पास। इसलिए इस टाइप के सेल डिवीजन को हम नाम देते हैं इक्वेशनल। इक्वेशनल किस लिए बोला बेटा? कि यहाँ पर क्या रहता है, जो जेनेटिक मटेरियल रहता है या जो सेल के जितने भी पार्ट रहते हैं, दे गेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। क्लियर? अगर अब हम माइटोसिस की बात करें, द साइंटिस्ट नेम्ड स्ट्रेसबर्गर, इन्होंने सबसे पहले प्लांट्स के अंदर क्या किया था बेटा? इस माइटोसिस को ऑब्जर्व किया था। लेकिन जो माइटोटिस टर्म थी दैट वाज गिवन बाय द फ्लेमिंग इन 1882। सबसे कॉमन सेल डिवीजन जो कि हमें मल्टी सेलुलर एनिमल्स में या यूनिसेलुलर एनिमल, जहां पर वो अपने नंबर को, अपनी बॉडी सेल्स को क्या करते हैं बेटा? इंक्रीज करते हैं। यही कारण है कि जो माइटोटिक सेल डिवीजन होता है, इसको हम सोमेटिक सेल डिवीजन के नाम से भी जानते हैं। सोमेटिक, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64। तो जो 64 सेल बनी वो क्वालिटी में भी क्वांटिटी में भी अपनी पेरेंट सेल के सिमिलर होती हैं। ये कारण है कि इसको हम इक्वेशनल सेल डिवीजन के नाम से जानते हैं। कहाँ होता है? मेरिस्टेमेटिक, हमें पता है कि ये कंटिन्यू डिवाइड करती है। रूट टिप है, शूट टिप है, इंटरकैलरी, बीच में जो मेरिस्टेम होता है, ठीक है। लेटरल, एम्ब्रियो, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट, सीड, यानी कि जो कंटिन्यू डिवाइड करते हैं बेटा, वहां पर हमें क्या देखने को मिलता है? माइटोटिक सेल डिवीजन।
क्लियर। तो जब हम माइटोटिक सेल डिवीजन की बात करेंगे वही है, कई स्पीसीज में 30 मिनट में भी हो जाता है, कुछ स्पीसीज ऐसी रहती है जहां पर ये 3 घंटे भी ले लेता है। ठीक है, तो जब हम इस माइटोटिक सेल डिवीजन की बात करेंगे तो जो प्लांट सेल्स रहती है उसके अंदर हमें ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलते, लेकिन एनिमल सेल में कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलती है जब माइटोटिक सेल डिवीजन होता है। 2 स्टेप में होगा, कैरियोकाइनेसिस यानी कि पहले न्यूक्लियस का डिवीजन और फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन। अगर एक शॉर्ट में हम लेके चले, ये देखो ये पेरेंट सेल, तो क्या कहा था कि जब सेल डिवाइड करना शुरू करती है, ये ध्यान से देखना बेटा कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिजेनरेट हो गई। फिर ये देखो स्पिंडल्स बन जाते हैं, क्रोमोजोम्स यहाँ प्लेट पे आए, फिर देखो क्रोमोजोम्स सेपरेट हुए, यानी कि जो पेयर्ड में थे यहाँ पर देखो हाफ इधर चले गए हाफ इधर, धीरे धीरे करके ये शॉर्ट होने लग गए, जिनको कि हम फाइबर्स बोल रहे हैं, छोटे होने लग गए। और अब देखो न्यूक्लियस की कोई मेम्ब्रेन नहीं है, ये फाइनली एक एंड पे इधर एक एंड पे इधर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जब आने लगती है, यानी कि सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, अब ये ध्यान से देखो कि फिर फाइनली सेल के साइटोप्लाज्म डिवाइड करता जा रहा है और फिर से 2 सेल्स बन गई, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी आ गई और सेल भी नहीं बन गई। कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस का मतलब इनडायरेक्ट न्यूक्लियर डिवीजन। क्यों? क्योंकि बेटा जितने भी जो चेंजेस, कंट्रोल सेंटर कौन है सेल का, न्यूक्लियस होता है, तो जितने भी जो चेंजेस होते हैं वो सबसे पहले न्यूक्लियस के अंदर ही देखने को मिलते हैं। और जो ये चेंजेस होते हैं ये बिना पॉज, बिना रुके हुए कंटिन्यू होते रहते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या कुछ चेंजेस होते हैं, ये 4 फेजेस में हमने डिवाइड कर रखे हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। क्या क्या है सेल डिवीजन में? प्रोफेज है, देन मेटाफेज आती है, देन एनाफेज आती है और फाइनली आ जाती है टीलोफेज। कई साइंटिस्ट प्रोमेटाफेज को भी मेंशन करते हैं। अब हम एक एक फेज को पॉइंट टू पॉइंट पढ़े, उससे पहले डायग्राम देखते हुए चलते हैं। इंटरफेज, सेल की मेम्ब्रेन है, सेंट्रोसोम जो कि सेल डिवाइड में हेल्प करते हैं। ध्यान आया? एक सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियोल होते हैं, याद करो, एक सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियोल होते हैं ना, जब हमने सेल ऑर्गेनेली पढ़े थे जो कि सेल को डिवाइड करवाते हैं। अब देखो बेटा न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, क्रोमेटिन थ्रेड है, तो जब सेल डिवाइड करती है इंटरफेज से प्रोफेज पे चलती है, तो ये 3 फेजेज में डिवाइड है। ये यहाँ से लेके ये जो 3 आपको दिखाई दे रही है ये प्रोफेज है। सबसे पहले तो ये देखो सेंट्रोमियर बने, क्रोमोजोम्स के जो थ्रेड्स थे वो क्या हो गए, एक दूसरे के साथ आ गए और उन्होंने किसको बनाया, क्रोमोजोम्स को। फिर इसमें न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है वो डिजोल्व होने लग गई। अब जो सेंट्रोसोम है देखो, ये यहाँ से फाइबर्स निकले, थ्रेड निकले कि एक इधर ऊपर के एंड की तरफ चला जाएगा, एक इधर नीचे की एंड की तरफ आ जाएगा। क्लियर? और फाइनली जब हम बात करते हैं कि ये लोग इस तरह अपने आप को अरेंज करना शुरू कर देते हैं। अर्ली नेक्स्ट फेज आती है मेटाफेज। मेटाफेज पे देखो एक लाइन पे यहाँ पर ऊपर नीचे हो रहे थे, लेकिन यहाँ देखो क्रोमोजोम इक्वल प्लेट पे। क्यों? क्योंकि ये पेयर है। पेयर कैसे कि जो बीच से ये इनको बाइंड करने की लग रही है, इसको हम क्या नाम देते हैं, सेंट्रोमियर। 2 क्रोमेटिड इधर और 2 क्रोमेटिड इधर। अब 2 ऊपर चली जाएंगी, 2 नीचे, क्यों, पेयर से अनपेयर कंडीशन आएगी ना। तो ये देखो बेटा एनाफेज के टाइम पे क्या हुआ, क्रोमोजोम जो पेयर में थे हाफ इधर चले गए हाफ इधर, यानी कि यहाँ पर थी पेयर्ड कंडीशन। अब ये इंटरजोनल फाइबर, कंटिन्यू जो फाइबर है एक ही है, अदरवाइज यहाँ पर अब ये देखो एनाफेज के टाइम पे इधर सेपरेट होने लग गए। और फाइनली आती है टीलोफेज। टीलोफेज के टाइम पे क्रोमोजोम्स बिल्कुल एक दूसरे से अलग, और जो साइटोप्लाज्म है वो भी अब डिवाइड करने लग जाएगा। न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन वापस से आने लग गई। एस्ट्रल रे जो यहाँ से निकलनी शुरू हुई थी वो डिसअपियर होने लग जाती है। स्पिंडल के जो फाइबर्स जो बने थे वो भी डिसअपियर होने लग गए। न्यूक्लियोलस आ जाएगा दोनों सेल्स के अंदर, और फाइनली 2 डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन हो जाती है। क्लियर? तो अब हम बात करते हैं प्रोफेज। प्रोफेज यानी कि ये वाली, जब थ्रेड से क्रोमोजोम्स बनते हैं। कि ये क्या कहता है, प्रोफेज को हम 3 स्टेजेस में पढ़ते हैं, स्टार्टिंग वाली, बीच वाली और फिर लास्ट वाली।
अर्ली प्रोफेज में न्यूक्लियस बिकम्स स्फेरॉइडल, यानी कि जो न्यूक्लियस रहता है उसकी शेप कैसी हो जाती है, स्फेरिकल हो जाती है। विस्कोसिटी मतलब जो इसकी थिकनेस की जब हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म की, तो वो कैसी हो जाती है, थिक हो जाती है। इनडिस्टिंक्ट और डीएनए मॉलिक्यूल, यानी कि जो धागे पड़े हुए थे, थ्रेड जो पड़े हुए थे, एक दूसरे के साथ कंडेंस होने लग जाते हैं और क्रोमेटिन बना देते हैं क्रोमोजोम्स को। यही होता है ना बेटा प्रोफेज में। देखो इंटरफेज में थ्रेड्स थे, लेकिन प्रोफेज के अंदर क्या हो गए, क्रोमोजोम्स की फॉर्मेशन हो जाती है। क्लियर? इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर अब जो क्रोमोजोम्स है वो थिक हो चुके हैं, शॉर्ट हो चुके हैं। दो रीजन है, कमिंग टुगेदर ऑफ एक्जियल प्रोटीन, कि एक्जियल जो प्रोटीन है अब वो एक दूसरे के साथ नजदीक आने लग गई, और क्रोमेटिन फाइबर जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो वो किसको बनाते हैं, क्रोमेटिड को बनाते हैं। तो कंडेंसिन, वो प्रोटीन जो कि क्रोमेटिन फाइबर्स को कंडेंस करके क्रोमोजोम्स को बनाती है, उसको हम नाम देते हैं कंडेंसिन। क्रोमोजोम्स पहले हमें एक, जैसे कि ऊन, वूल का हम जानते हैं बोल के जैसे थी, लेकिन अब वो एक पर्टिकुलर शेप पे आ जाती है। बिगिनिंग जब होती है प्रोफेज की, तो जो एनिमल सेल्स होती है उनमें 2 सेंट्रोसोम यानी कि 2 सेंट्रियोल रहते हैं। बेटा सेंट्रोसोम होता है एक्चुअल में सेल ऑर्गेनली, और एक सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियोल है, एक ऊपर चला जाएगा एक नीचे, तभी तो ये थ्रेड्स बनते हैं ना कि क्रोमोजोम्स सेपरेट होंगे। क्लियर? तो क्या कहता है कि प्रोफेज की स्टार्टिंग में जो सेल होती है उसमें कितने सेंट्रोसोम है, 2 या 2 सेंट्रियोल रहते हैं जो कि पेयर्ड में होते हैं। अब वो जो सेंट्रियोल है एक ऊपर की साइड और एक नीचे की साइड जाने लग जाता है। बोथ सेंट्रियोल पेयर रेडिएट आउट फाइन, जैसे कि अब एक सेंट्रियोल ऊपर गया और एक सेंट्रियोल आ गया नीचे। अब पेयर है, देखो एक 2 सेंट्रियोल ऊपर है और 2 सेंट्रियोल हमें कहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, नीचे। इन दोनों सेंट्रियोल से जो ये रे निकलने की लग रही है, अर्ली प्रोफेज की बात चल रही है, कि यहाँ पर अब क्या हो जाता है कि यहाँ से सेंट्रियोल से जब हम बात करेंगे बेटा, कुछ पेयर्स, कुछ रेज निकलती हैं जिनको कि हम क्या नाम देते हैं, एस्ट्रल रे, और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स वगैरह निकल जाते हैं। क्लियर? आगे क्या कहता है कि प्रोफेज की जब हम अर्ली स्टेज की बात करेंगे, क्रोमोजोम्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। मिडल के अंदर दे शिफ्ट टुवर्ड्स द पेरिफेरी, यानी कि सबसे पहले जब हमने अर्ली प्रोफेज की बात की, यहाँ पर उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब ये पेरिफेरी का मतलब इधर और इधर, पेरिफेरी की तरफ घूम जाते हैं सारे के सारे कौन, क्रोमोजोम्स। क्लियर? उसके बाद जब हम आगे बात करेंगे, देखो न्यूक्लियर एनवलप सो एज टू लीव ए क्लियर सेंट्रल एरिया, कि बीच में एक स्पेस छूट जाता है। धीरे धीरे करके क्रोमोजोम छोटे होने लग जाते हैं, थिक होने लग जाते हैं, और उनका जो साइज होता है वो नियरली कम हो जाता है। अब जो क्रोमोजोम्स है वो लॉन्गिट्यूडिनल थ्रेड्स, यानी कि वहां पर हमें कौन दिखाई देती है, क्रोमेटिड्स, और 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स को जोड़ने वाले कौन होते हैं, सेंट्रोमियर। न्यूक्लियोलस वगैरह वहां पर अटैच रहता है। और लेट प्रोफेज, फाइनली जब ये सारे काम हो जाते हैं, लेट प्रोफेज पे जो थ्रेड्स वगैरह रहते हैं वो अपीयर होने शुरू हो जाते हैं। क्लियर बेटा? ये चीजें समझ में आई, यानी कि ये 3 चीजें, पहले क्रोमोजोम्स का बनना, फिर उनका प्रॉपरली बन जाना, और फाइनली उनका क्या करना, ये थ्रेड्स के साथ में आ जाना। ये देखो, ये जो आपको अंदर ब्लैक डॉट दिखाई दे रहा है ये कौन है, सेंट्रियोल। ये जो डॉट डॉट दिखाई दे रही है एस्ट्रल रे, और यहाँ से फाइबर्स निकल गए जिन पे जो क्रोमोजोम्स है वो अपने आप को क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। तो प्रोमेटाफेज, देखो बिफोर मेटाफेज से पहले की स्टेज, न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन थी हमने यही पढ़ा ना, ये देख लो यहाँ पर प्रोमेटाफेज में कि कैसे, कि धीरे धीरे सबसे पहले मिडल प्रोफेज देन लेट प्रोफेज, ये इस तरह अरेंज हो जाता है। तो अब देखो यहाँ मेटाफेज से पहले की स्टेज देखो कि जो ये आपको न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है, ये क्या होने लग गई, डिजेनरेट होने लग गई। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स वगैरह जितने भी थे वो डिसऑर्गेनाइज हो जाते हैं। स्पिंडल एपरेटस, ये वाले जो स्पिंडल एपरेटस जो ये आपको डॉट डॉट्स दिखाई दे रही हैं, ये ऑर्गेनाइज हो जाती है। एक स्पिंडल शेप यहाँ पर बाइपोलर बॉडी बन जाती है। क्लियर बेटा? और फाइबर्स, ये जो फाइबर्स रहते हैं दीज आर फॉर्म्ड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल।
हमने सेल ऑर्गेनेली में ट्यूब्यूल्स पढ़े थे, और ये कौन से ट्यूब्यूल रहते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल, कि जो ये एक एंड ऊपर की तरफ और एक एंड नीचे की तरफ, इन दोनों एंड को हम नाम देते हैं पोल। और दोनों एनिमल सेल्स की जब हम बात करते हैं तो जो ये देखो ये ऊपर वाला पोल है और ये नीचे वाला पोल, इन दोनों पोल पे हमें दिखाई देती है एस्ट्रल रे। एस्टर्स की जो पोल्स रहते हैं उनको कौन बनाती है? एस्टर्स बनाती है, क्योंकि दो एस्टर्स है एनिमल सेल में, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, इसलिए हम उसको बोलते हैं एम्फी एस्टर। लेकिन एनिमल सेल के बजाय जब हम बात करेंगे प्लांट सेल की, वहाँ पर कोई भी ये स्टार शेप एस्टर्स नहीं बनती, तो उनके अंदर हम बोलते हैं एन एस्टर। क्लियर? स्पिंडल एपरेटस की जब हम बात करेंगे, बीच में उसका डायामीटर, यानी कि यहाँ पर ये देखो इसकी जो विड्थ है कम है, यहाँ भी कम है, लेकिन जो डायामीटर रहता है वो बीच में सबसे ज़्यादा रहता है। और तो जो ये बीच वाला जो एरिया रहता है, ये बीच में जहाँ पर वो सबसे ज़्यादा चौड़ा दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं इक्वेटर। ठीक है बेटा? तो जो स्पिंडल के जो ये फाइबर्स रहते हैं ना, दे हैव नेगेटिव एंड, यानी कि यहाँ जो ऊपर की साइड या नीचे की साइड तो इनके पास रहता है नेगेटिव एंड, लेकिन बीच में रहता है पॉजिटिव एंड। क्लियर? जब हम बात करेंगे कि कुछ फाइबर्स यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, जो बीच वाला फाइबर है वो कंटिन्यू रहता है, लेकिन कुछ यहाँ पर कैसे रहते हैं बेटा? डिसकंटिन्यूअन भी रहती हैं। तो इन फाइबर्स को बनाते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन। माइक्रोट्यूब्यूल किससे बनता है? ट्यूबुलिन से। तो ये सिंपल सी बात है कि इनको जो बनाने वाले फर रहेगी वो कौन सी रहती है? ट्यूबुलिन प्रोटीन रहती है। इसका मतलब कि जब एक सेल डिवाइड करती है तो सबसे पहले जितने भी चेंजेस होने के लग रहे हैं वो किसके अंदर हो रहे हैं? न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन में। क्योंकि जब तक न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन डिजनरेट नहीं होगी, ये कभी भी इन फाइबर्स के साथ में क्रोमोजोम्स आके अटैच नहीं होंगे। क्लियर बेटा? इतनी चीजें समझ में आ गई। अब हम इस प्रोफेज के बाद में जो नेक्स्ट फेज, बस इस नेक्स्ट फेज ये सबसे सिंपल होती है कि इक्वेटोरियल प्लेट। सिर्फ एक ऐसी फेज होती है जहाँ पर क्रोमोजोम बिल्कुल बीच में मिड में आ जाते हैं, जिसको कि हम प्लेट के नाम से जानते हैं, और वो होती है मेटाफेज। जब हम बात करेंगे कि जितने भी जो ये डिसकंटिन्यूअस फाइबर्स रहते हैं वो दोनों पोल से एक दूसरे को अटैच कर लेते हैं, बीच में आ जाते हैं, और कैसे हो जाते हैं बेटा? कंटिन्यू हो जाते हैं। तो अब उन फाइबर्स को हम नाम देते हैं काइनेटोकोर फाइबर्स या क्रोमोजोम फाइबर्स। क्या रहता है? ईच क्रोमोजोम इज अटैच टू बोथ स्पिंडल पोल्स बाय क्रोमोजोम फाइबर। कैसे? जो एक क्रोमोजोम रहता है वो दोनों एंड से जुड़ा हुआ रहता है। ये देखो बेटा, ये क्रोमोजोम है, एक मिनट, और ये देखो जो ये फाइबर है ये ऊपर की साइड से भी आ रहे हैं और नीचे की साइड से भी। वो यही चीज कह रहा है कि जो ये एक क्रोमोजोम है वो ऊपर और नीचे वाले दोनों से, इधर भी नेगेटिव इधर भी नेगेटिव, बीच में पॉजिटिव, तो ऊपर वाला भी क्रोमेटिड को खींचेगा बाद में, और जो नीचे वाला रहता है वो भी क्या करेगा? क्रोमेटिड को अपनी तरफ अट्रैक्ट यानी कि खींचता है। वो यही चीज बोलने के लग रहा है कि जो क्रोमोजोम्स रहते, ईच क्रोमोजोम, हर क्रोमोजोम दोनों पोल के स्पिंडल फाइबर से जुड़ जाते हैं। 1 फॉर ईच क्रोमेटिड। ऊपर की क्रोमेटिड एक से, नीचे की क्रोमेटिड, जैसे कि मान लो ये, अब ये ऊपर की क्रोमेटिड उधर से जुड़ जाएगी, नीचे की क्रोमेटिड नीचे वाले से जुड़ जाती है। यानी कि क्रोमोजोम के जो फाइबर्स रहते हैं इस टाइम पे काफी टाइट हो जाते हैं। अब इसकी वजह से जब वो होएगा तो वो इक्वल, यानी कि बीच वाली जिसको कि हम इक्वेटोरियल प्लेट पे बोलते हैं, सारे के सारे क्रोमोजोम्स कहाँ पर आ जाते हैं? उस इक्वेटोरियल प्लेट पे आ जाते हैं। क्रोमोजोम्स को इक्वेटर पे लाना स्पिंडल की मेहरबानी से, वो सब एक लाइन पे आ गए, बीच में आ गए, इसको हम नाम देते हैं कॉन्ग्रेशन। ऑन इक्वेटर स्मॉल क्रोमोजोम लाइट टुवर्ड्स द इंटीरियर। जो छोटे रहेंगे वो अंदर की साइड रहेंगे, बाहर वाले किधर रहते हैं? पेरिफ्री, यानी कि बीच में कौन रहेंगे? छोटे साइज वाले, और पेरिफ्री की तरफ रहते हैं जिनका साइज बड़ा होता है। क्लियर? तो जो जितने भी जो सेंट्रोमियर होती है बेटा, सेंट्रोमियर यानी कि ये बीच वाला पॉइंट जो कि दो क्रोमेटिड को आपस में जोड़ता है, ये मेटाफेज। देखो ये जो फाइबर्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये देखो फाइबर्स इधर से भी हैं और इधर से भी जुड़े हुए हैं।
क्लियर। तो क्या कहता है कि जब ये इक्वेटोरियल प्लेट पे आती है, बीच में है छोटे वाले, पेरिफ्री पे हैं लार्ज वाले, तो जो ये सेंट्रोमियर होती है जितने भी क्रोमोजोम्स की, ये इक्वेटर पे आ जाती है। और इक्वेटर पे ये डिपेंड करती हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज, यानी कि किसकी वजह से, कौन अरेंज करता है इनको, इनका साइज डिसाइड करता है। तो जितने भी जो सेंट्रोमियर्स होती है बेटा क्रोमोजोम्स की, वो सारी की सारी जिस प्लेट पे आती है, यानी कि जब बीच में आती हैं, इसी को हम नाम देते हैं मेटाफेजिक प्लेट या फिर इक्वेटोरियल प्लेट के नाम से जानते हैं। अब सुनो, जितने भी साइंटिस्ट एक सेल को जिस स्टेज में अरेस्ट करके क्रोमोजोम्स को स्टडी करते हैं, जिस स्टेज की वजह से साइंटिस्ट को पता चला कि किस किस स्पीसीज में कितने पेयर क्रोमोजोम्स है, वो होती है मेटाफेज। आपका नीट का क्वेश्चन कि कौन से केमिकल, कोल्चिसाइन केमिकल होता है जो कि उसको अरेस्ट कर देता है, और मेटाफेज स्टेज, इनमें से किसी भी स्टेज पे क्रोमोजोम की स्टडी इम्पॉसिबल होती है। जो क्रोमोजोम की जो स्टडी की जाती है वो कौन सी स्टेज पे की जाती है, मेटाफेज। क्यों, इक्वेटोरियल प्लेट पे बीच में काउंट कर लेते हैं और पता है पेयर्ड है, तो पता चल जाएगा कि उस स्पीसीज में कितने क्रोमोजोम्स होते हैं। तो साइंटिस्ट कौन सी स्टेज पे क्रोमोजोम्स की स्टडी करते हैं, मेटाफेज की स्टेज पे। क्लियर बेटा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एनाफेज और टेलोफेज के बारे में।